वैसे देखा जाए तो हमारे मोदी जी बोलते हैं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो बेटी दबाओ बेटी मारो हो रहा है। नागपुर की एक महिला है जो पिछले 4 सालों से उनके साथ रेप के केस में लड़ रही हैं अदालत के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। ये पूरा का पूरा जो मेरे साथ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पापा ने उनकी डिमांड नहीं मानी, उनका ईगो हर्ट हुआ और वो लड़का डिफेक्टेड था। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे वकील, पहला वकील जो था उसे डरा धमका कर छुड़ा दिया केस, दूसरा जो था वो बिक गया, तीसरे की लाश नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिली थी, कैसे पता नहीं। 6 महीने बाद उसने बोला कि मेरे फादर, हमारे घर में सबको पता है और मेरे फादर का ये कहना है कि हम एक बार मिल लें, ऐसे करके बुलाया और उसके बाद उसने रेप। बस मैं छतरी निकालने गई उसके बैग से, उतने देर में ही एंटर्ड द रूम, और उसके बाद मैं ब्लैकमेल इस बात को लेकर हुई क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई थी, बट उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने जब उसका मोबाइल देखा तो वो जब स्मोक करने जा रहा था तो वो अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रहा था, तो मैंने पासवर्ड लगा था देख लिया था, तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा उसमें वीडियो है। इससे पहले कि मैं डिलीट करूँ उसने मेरा मोबाइल ही छीन लिया उसने। जब मैंने सबके खिलाफ सच बताया तो नागपुर हाईकोर्ट ने मेरे ऊपर ही कॉस्ट कंडक्ट कर दिया क्योंकि मैंने पुलिस के खिलाफ केस किया है, तो पुलिस ने गुस्से में नागपुर हाईकोर्ट के अंदर मुझे मारा जब केस चल रहा था, मारा, मेरे फ़ोन तोड़े क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स थी, पुलिस की भी थी। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं बतंगड़। इस देश में 2,40,000 से भी ज़्यादा रेप के केसेस पेंडिंग हैं, कई लाख डॉरी के केसेस पेंडिंग हैं और अब तक उन महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला। आज ऐसी ही कुछ कहानी हम आपके पास लेकर आए हैं। नागपुर की एक महिला है जो पिछले 4 सालों से उनके साथ रेप के केस में लड़ रही हैं अदालत के खिलाफ, इस समाज के खिलाफ, और अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है और उनको कोई उम्मीद भी नहीं है। वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करती है जहाँ पर वो कहती है कि मैं कब मर जाऊँ इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हमने बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की तो हम उन तक पहुँचने में कामयाब रहे और हम आपको इस इंटरव्यू में उनसे रूबरू करवाएंगे। हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनकी पूरी कहानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि 4 साल पहले उनके साथ किस तरीके की बदतमीज़ी हुई, किस तरीके का दुष्कर्म उनके साथ हुआ और ये करने वाला कौन था और किन किन वजहों से ये इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। आप बताइए ये सब कैसे शुरुआत हुई, क्या हुआ? सर मैं शॉर्टकट में इतना ही बोल सकती हूँ कि नागपुर में ये हुआ है, वो लोग बहुत ही क्वालिफाइड IIIT सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं और ये रिश्ता जीवन साथी पोर्टल से आया था और ये पूरा का पूरा जो मेरे साथ हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि मेरे पापा ने उनकी डिमांड नहीं मानी, उनका ईगो हर्ट हुआ और वो लड़का डिफेक्टेड था, तो इसीलिए मुझे ही स्पेशली निशाना बनाया गया क्योंकि 40 लाख की डिमांड पूरी नहीं हुई उन लोगों की और मेरे पापा झुके नहीं उनके सामने, बस इसीलिए मुझसे बदला लेना था उन लोगों को। और वो लड़के का कुंडली का और पता नहीं काय का प्रॉब्लम था, तो उसकी शादी नहीं हो रही थी। ये कब हुआ आप ये बताइए? मैं ये 2021 का केस है और अभी ये नागपुर के हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद लड़ रही हूँ क्योंकि मेरे वकील, पहला वकील जो था उसे डरा धमका कर छुड़ा दिया केस, दूसरा जो था वो बिक गया, तीसरे की लाश नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मिली थी, कैसे पता नहीं, वो मर चुका है। और ये है कि इनके जो वकील हैं वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और नागपुर का हाई कोर्ट ही इस समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जहाँ ट्रायल चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और नागपुर का हाई कोर्ट, जिनसे मैं गुहार लगाने गई थी अपनी उम्मीद से अपने लिए, वही जब मेरे खिलाफ खड़ा हो गया तो मैं क्या करूं? पूरी तरह से उन लोगों के फेवर में नागपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मिलेंगे आपको। कि आपके साथ जो दुष्कर्म किया गया, आप उनसे मिलने गई थी, वो आपसे मिलने आया था, कहाँ पर हुई ये चीज़ें? सर ये नागपुर में हुआ और उसने और उसके फादर ने, इन सब ने मुझे ये बोलकर बुलाया था कि हम तुम्हारे पापा से शाम को बात करने आ रहे हैं, तुम एक बार आके मिल लो मेरे बेटे से, और उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तो मेरे पास सबूत है। मुझे झूठ बोलकर बुलाए थे और मैं बस इतना विश्वास करके गई थी। एक 60 साल का बूढ़ा आदमी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं और वो लोग मेरे घर आकर गए हैं। सो बेसिकली वो लोग मेरे पूरे परिवार को जानते थे और हमारा परिवार उनको, और मुझे इसलिए विश्वास हो गया क्योंकि मैंने उसकी जान बचाई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कुछ झगड़ा होगा तो 4 बातें मैं भी सुना दूंगी। ये किसकी जान बचाई थी? उस लड़के की।
अच्छा, कब जान बचाई थी? ये रिश्ता जब टूटा तो उसके पहले एक मेडिकल हुआ था उसका। बेसिकली उसके फादर की शर्त थी कि दोनों का मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि वो कोविड पीरियड था। मेरा तो जब देखने आए थे तभी हम लोगों ने दिखा दिए थे रिपोर्ट। उसकी रिपोर्ट जब तक आई, जो मेरे पापा ने करवाई थी, जब वो लोग मेरे घर आए थे, तब तक वो लोग रिश्ता तोड़ के जा चुके थे पैसे के लिए। तो तब मुझे पता चला था कि क्रॉनिक डायबिटिक है, जान खतरे में है। तो उसके जनवरी उस में, लड़के को क्रोनिक डायबिटीज? हाँ, क्रॉनिक डायबिटीज़ ही नहीं, उसकी तो जान ही खतरे में थी। सगाई के 3 रात पहले बोलते हैं 40 लाख की डिमांड। उसके बाद उस लड़के के फादर ने आपको एक मीटिंग के लिए बुलाया कि एक बार लड़के से उसने बोला 6 महीने बाद उसने बोला कि मेरे फादर, हमारे घर में सबको पता है और मेरे फादर का ये कहना है कि हम एक बार मिल लें, ऐसे करके बुलाया और उसके बाद उसने रेप किया। हाँ, तो आप ये मुझे ज़रा सा बताइए कि उस दिन क्या हुआ था जिस दिन आपके साथ दुष्कर्म हुआ, कहाँ पर हुआ और ये चीज़ें कैसे हुई? सर, जैसा नॉर्मल होता है कि दो लोग मिलते हैं नॉर्मली बैठ के बात करने के लिए, या दो दोस्त हम जैसे खड़े हैं, हम लोग नागपुर में पब्लिक प्लेस पे, कोई हल्दीराम या कहीं आनंद भंडार, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, मतलब वहाँ बैठकर और बात करने वाले थे। और उसने कैब भेजा था ये बोल के कि मैं होटल पे बैठा हूँ तो मैं बाहर खड़ा हो जाऊँगा और तुम मुझे वहीं से पिक कर लेना, हम लोग चलेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली रास्ते में मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और रास्ते में मुझे कोई भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज नहीं मिला, तो मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना था। तो हुआ ये कि वॉशरूम की वजह से मुझे, क्योंकि वो वहाँ से मुझे लेना था उसको, बट मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना था, इसलिए मैं रिसेप्शन पे पहुँची। मुझे लगा नीचे वॉशरूम होगा, पर अनफॉर्चुनेटली नीचे भी वॉशरूम नहीं था। तो मैंने वो जो रिसेप्शनिस्ट था और वो जो लड़का था, उसको दोनों को यानी रिक्वेस्ट किया कि भाई 5 मिनट के लिए मुझे वॉशरूम के लिए चाबी दे दो, मैं नीचे आ रही हूँ, फिर वी विल गो, हम साथ में जाके बात कर लेंगे। सर, वही गलती हो गई मुझसे, मैं वॉशरूम के लिए ऊपर गई, मैं फिर नीचे आ ही नहीं पाई, क्योंकि मैं वॉशरूम के लिए ऊपर गई और मैंने दरवाज़ा खोल दिया था जब मेरा काम हो गया। तो उसने मुझे कॉल करके ये बोला कि छतरी ला दो, क्योंकि बारिश हो रही थी, बोले हम उतरेंगे तो छतरी लगेगी। बस मैं छतरी निकालने गई उसके बैग से, उतने देर में ही एंटर्ड द रूम। बस उसके बाद जो हुआ, और उसके बाद मैं ब्लैकमेल इस बात को लेकर हुई क्योंकि मैं तो बेहोश हो गई थी। बट उसके बाद जब मैं उठी तो मैंने जब उसका मोबाइल देखा, क्योंकि वो चेन स्मोकर है और डायबिटिक है, तो वो जब स्मोक करने जा रहा था तो वो अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा रहा था, तो मैंने पासवर्ड लगा था, देख लिया था। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने देखा उसमें वीडियो है। इससे पहले कि मैं डिलीट करूं, उसने मेरा मोबाइल ही छीन लिया, उसने खुद का भी छीन लिया और मेरा तो खैर जाने ही दीजिए। मैंने तोड़ने की कोशिश की तो उसने छीन लिया, मैं कुछ नहीं कर पाई। बस उसके बाद मैं ब्लैकमेल हुई हूँ। और उसके बाद फिर जब मैं कुछ करने जा रही थी, मतलब आई वॉज अबाउट टू फाइल या FIR केस? बस मैं उसी केस में थी कि मैं अपने पूरे घर वालों को लेकर जाऊं। बट उसने ये बोला, नैना तुम कुछ मत करो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ और मेरे फादर तुम्हारे घर आ रहे हैं बात करने। बट उसने ये शादी भी नहीं की, कोई रजिस्टर्ड मैरिज नहीं है, और जो पेपर्स मैंने साइन किए थे उस पर उसके खुद ही के सिग्नेचर गलत है, उसने गलत सिग्नेचर किया था। और बस फिर वही 40 लाख की डिमांड, FIR हुई, पुलिस ने पूरा मेडिकल मैनेज कर दिया, मेडिकल में एक झूठा मेडिकल लगा दिया स्किज़ोफ्रेनिक सर्टिफिकेट का, और जो उसके बाद एक सही मेडिकल आया मेरा कि मैं एकदम ठीक हूँ, वो ऐड ही नहीं किया चार्जशीट में। जब मैंने चार्जशीट को चैलेंज किया नागपुर हाई कोर्ट में, तो मेरे पास सबूत थे नागपुर के कमिश्नर के खिलाफ और ट्रायल कोर्ट के जजेस के खिलाफ, जो उन लोगों को बचा रहे थे। जब मैंने सबके खिलाफ सच बताया तो नागपुर हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर ही कॉस्ट कंडक्ट कर दिया। और जब मैं केस लड़ रही थी तो क्योंकि मैंने पुलिस के खिलाफ केस किया, तो पुलिस ने गुस्से में नागपुर हाई कोर्ट के अंदर मुझे मारा। जब केस चल रहा था मारा, मेरे फ़ोन तोड़े, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स थी, पुलिस की भी थी। नागपुर हाई कोर्ट के सामने मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, पर उसकी आज तक कोई FIR नहीं हुई। और नागपुर हाई कोर्ट लगातार उनके फेवर में और मेरे खिलाफ ऑर्डर्स निकाल रहा है। तो आपको जुडिशरी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है अब? न्यायालय जुडिशरी पे नहीं है। मैं ट्रांसफ़र पिटीशन भी डाल चुकी हूँ सुप्रीम कोर्ट में नागपुर हाई कोर्ट के खिलाफ, पर वो भी डिसमिस हुई। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिख कर दिया था
कि विक्टिम की भी बात सुनो, पर आज तक सुनी नहीं गई। मेरे केसेस वहाँ डिसमिस हो जाते हैं जिसमें मेरिट होता है, पर उनके केस में मेरिट है नहीं। उनका केस जो क्वैशिंग के हैं वो बेस ही नहीं है उनका कि वो वहाँ चले। वो ज़बरदस्ती 5 साल से खिंचे जा रहे हैं और उनमें इंटीरियम ऑर्डर निकाल के उनको सिक्योरिटी दे रहा है नागपुर हाईकोर्ट। आप 4 साल से इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप थक नहीं गई अभी तक, हार नहीं माना है आपने? मजबूरी है ना लड़ने की। मुझे नागपुर के जो उसके वकील हैं उन्होंने धमकी दी है। जो पुलिस मेरे लिए एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं है, मेरे खिलाफ 2 झूठी एनसीआर कर दिए। पुलिस मुझे गैंगरेप एसिड अटैक की धमकी देती है, पुलिस ही मुझे डरा धमका रही है। ऊपर से मेरे जो बचे कुछ एविडेंसेस है वो भी छीनने पर तुली हुई है पुलिस। वो लोग मुझे धमकाते हैं कि हम यहाँ से बच जाएंगे, फिर तेरे ऊपर झूठा केस करेंगे। सर हम क्या करें? मैं खुशी से नहीं लड़ रही हूँ, मजबूरी में लड़ रही हूँ खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ? और जब इस देश में लड़की लड़ती है तो उसको दबाने के लिए डराते हैं, धमकाते हैं और कोर्ट में उसके खिलाफ कॉस्ट कंटेम्प्ट कंडक्ट रिस्ट्रेन होता है। और मेरे ऊपर पहली बार तो हुआ नहीं है। इसके पहले आपने एक ज्योत्सना राय यूपी की जज का केस देखा था, जिसका ऑनलाइन सीजीआई को जो लेटर था वो बहुत वायरल हुआ था। उसके खिलाफ भी यही हुआ था जो मेरे खिलाफ हो रहा है आज। फ़र्क बस इतना है कि मैं ज़िंदा हूँ, लड़की ज़िंदा है। उस बात पर तो पूरा नागपुर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और महाराष्ट्र सरकार शर्मिंदा है। आप जो अदालत में पेश होती हैं, जो कोर्ट में केस लड़ रही हैं, तो सामने वाला जो पक्ष है, जो कि आरोपी है आपके हिसाब से, तो वो क्या आते हैं कोर्ट में? नहीं, वो क्यों आएंगे? उनको तो शील्ड दे रखी है ना नागपुर हाई कोर्ट ने। उनके इंटीरियम ऑर्डर में लिखा हुआ है कि ये लोग को रिलैक्सेशन है, मतलब रिलैक्सेशन वर्ड नहीं है, मतलब उनको दे रखा है कि भैया ये नहीं आएंगे। और मुझे तो जाना ही है, क्योंकि अगर मैं ना रहूँ तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कुछ बोलता नहीं है और जज तो मेरे खिलाफ ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मान्यता वहाँ है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो मुझे लिख कर दिया है वो वहाँ माना ही नहीं जाता। मेरी बात सुनने के लिए कोर्ट्स वहाँ तैयार ही नहीं है। ना नागपुर का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तैयार है जहाँ ट्रायल चल रहा है, ना नागपुर का हाई कोर्ट। उल्टा नागपुर के हाई कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ साजिश रची जाती है और मैं जाकर कुछ बोलूँ तो बोलते हैं जाओ नागपुर में जाओ, रोड पे जाके लड़ो। और तो और अगर सच बोलो तो नागपुर हाई कोर्ट के अंदर कॉस्ट कंडक्ट हो जाता है। करूँ तो क्या करूँ मैं? वैसे देखा जाए तो हमारे मोदी जी बोलते हैं देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यहाँ तो बेटी दबाओ बेटी मारो हो रहा है। फडणवीस सर के ऑफिस गई थी मैं, जब वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, जब मेरा केस चल रहा था रिट पिटीशन नागपुर हाई कोर्ट में, प्रेसिडेंट मैडम का लेटर लेकर गई तो वहाँ पुलिस मुझे ही मारने की कोशिश कर रही थी। हर जगह से मुझ पर ही दबाव बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से लेटर गया ये बोल के नागपुर की पुलिस ने मुझे बुलाया और मारने की कोशिश की। मेरी ये मांग है कि जो क्वैशिंग केसेस ज़बरदस्ती मेरे खिलाफ ऑर्डर्स निकालने के लिए चलाए जा रहे हैं और उनको फेवर करने के लिए नागपुर हाई कोर्ट में ज़बरदस्ती 5 साल से चलाया जा रहा है। एक पिछले साल से पेंडिंग है और एक 2022 से पेंडिंग है ज़बरदस्ती, जबकि उनका कोई बेस नहीं है। चार्जशीट अधूरी साबित हो चुकी है और क्वैशिंग चार्जशीट के बेसिस पर ही होती है। जब चार्जशीट ही अधूरी है तो क्वैशिंग किस बेस पे चलाई जा रही है? वो दोनों क्वैशिंग केस नागपुर हाई कोर्ट से हटाकर सुप्रीम कोर्ट या तो अपने हाथों में ले ले या कोई और हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे, और वो भी बाकायदा ऑनलाइन वीडियो में चलाए जाएं वो जब वो केस लड़े जाएं, ताकि पता चले सुप्रीम कोर्ट को भी और लोगों को भी कि लड़की सच बोल रही है और उसके पास सबूत है। क्योंकि नागपुर हाई कोर्ट में यही होता है कि जब वहाँ प्रोसीडिंग होती है कोई वीडियो तो चला नहीं, वो अपने मन मर्जी से मैं कुछ बोलूँगी वो कुछ और लिख देते हैं और होता वहाँ कुछ और ही है जो किसी को दिखाई नहीं देता, सिर्फ मेरे खिलाफ ऑर्डर्स निकल जाते। मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बाकी की ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ शांति से। इस केस को सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से अपनी निगरानी में ले ले बस, और मेरे पास जो बचे कुचे सबूत हैं वो मुझसे छीने ना जाए। अगर उनका टेस्ट होना है मैं रेडी हूँ, बस मेरी सिक्योरिटी देखते हुए मेरे सामने वो टेस्ट कर लिए जाएं ताकि मेरा सबूत कोई गायब ना कर सके। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है, कोई अलग अलग तो है नहीं, दोनों जगह बीजेपी है। मुझे पूरा यकीन है कि उसमें से वो व्हाट्सएप गायब कर देंगे और वो मैसेजेस भी गायब कर देंगे। उसके बाद मेरे पास बचेगा क्या? उन्हीं के बेसिस पे तो मैं लड़ रही हूँ। पेपर भी हैं, फिज़िकल पेपर्स भी हैं मेरे पास, काफ़ी सारे कबूलनामे हैं उन लोगों के पेपर्स पे, बट उसके साथ साथ मेरे लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है
ये भी बहुत मायने रखते हैं, जो मैंने बड़ी मुश्किल से बचाए हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहती है कि वो किस तरीके से आपकी सहायता करें? जिस तरह से वर्मा केस था उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस जिस तरह से ट्विशा शर्मा केस उठाया गया और उनको अब एक न्याय की उम्मीद है, जिस तरह से गिरिबाला सिंह की बेल कैंसिल की गई, उसी तरह से इन लोगों की सिर्फ बेल ही कैंसिल ना हो, इनको बाहर देश जाने से रोका जाए, इनका पासपोर्ट जब्त किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इस केस में पूरी तरह से संज्ञान ले। जो लड़की मर जाती है वो तो मर ही जाती है, पर जो लड़की ज़िंदा है उसके कैरेक्टर पर और उसकी ज़िंदगी पर सवाल उठाने से अच्छा है कि लोग उसकी मदद करें और उसके लिए सपोर्ट करें। क्योंकि अगर मैं गलत होती तो ना सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो पाती, ना हाई कोर्ट में खड़ी हो पाती, ना किसी कोर्ट में खड़ी हो पाती और ना ये इंटरव्यू दे पाती। मेरे पास सबूत भी हैं और अपने सच को साबित करने के लिए शब्द भी हैं, पढ़ी लिखी भी हूँ। पर ये सोचिए कि अगर पढ़ी लिखी लड़कियों का ये हाल है इस देश में, तो जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं रहते उनके क्या हाल होंगे नागपुर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सर आप वहीं वहाँ कभी आके स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आपको पता चलेगा वहाँ क्या हाल है। इस देश में ऐसे कई सारी महिलाएं हैं जो लगातार इस घटना के शिकार होते हैं और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता। इनके पास सारे पुख्ता सबूत है, ये कानून बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं, इसीलिए आज इतनी बेबाक अंदाज के साथ आज इंटरव्यू दे पा रही हैं, हमारे सामने बात कर पा रही हैं। 4 सालों से अगर एक ही जख्म को कोई बार बार खुरेदेगा तो इंसान मजबूत हो जाता है और यही शायद इनकी कहानी है। और आप अगर इससे जुड़े कुछ जानकारी लेना चाहते हैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और उम्मीद करता हूँ बतंगड़ की टीम पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। देखते रहिए बतंगड़। धन्यवाद।